तो नेट-नेट यही सारी चीज़ें हैंगी इसके अंदर। पॉज़िटिव चीज़ें इसमें यही है कि बैंक क्रेडिट कार्ड बिज़नेस पे फ़ोकस कर रहा है, अपने माइक्रो फाइनेंस पे फ़ोकस कर रहा है, AD1 लाइसेंस मिल गया है, मर्जर इनका होने वाला है। उसके अकॉर्डिंगली स्टॉक जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे लगता है इस सपोर्ट लाइन पे आपको अगर आता हुआ दिखे, मतलब 32% की ग्रोथ अपने टॉप से अगर हो जाए, तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है। किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदना है तो आप यहाँ पे हाय एवरीवन, तो डिस्कस करेंगे एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड को। और एयू स्मॉल पे काफी लोगों के क्वेश्चन है क्योंकि स्टॉक जो है आप देख सकते हो लगभग 800 के लेवल पे था, अभी 614 पे आ गया। इसका रिजल्ट आया था जनवरी के अंदर और ये वीकली चार्ट लगा रखा है मैंने। तो आप देख सकते हो 4 हफ्तों से इसमें गिरावट रेगुलरली हो रही है और गिरते गिरते स्टॉक इतने नीचे आ गया। 24% की गिरावट इसमें हो चुकी है परसेंटेज वाइज अगर आप देखोगे तो, ठीक है, लगभग 23-24% जो है स्टॉक गिर चुका है। तो क्या बैंक अब बेकार हो गया है? इसको यहाँ से बेच करके स्टॉक को हम किसी और में डाइवर्सिफाई कर लें, या फिर ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे पोजीशन बनाने का, वो भी डिस्कस करेंगे। एवरेज करना है नहीं करना है वो भी देखेंगे। सारे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे। इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल है, यहाँ पे मैंने सारी ये पढ़ रखी है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से जो आप देख सकते हो, प्लस कुछ रेड फ्लैग्स भी हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा। वीडियो जो है वो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए होने वाला है, कोई भी बाय सेल का रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं होगा। आपको इसके अंदर बाय करना है सेल करना है, प्लीज अपना डिसीजन खुद लें, अपना रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से स्टॉक को खरीदें या बेचें। तो वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले एयू की जर्नी देखते हैं। आप देख सकते हो टच पॉइंट्स कंपनी के बहुत सॉलिड बढ़ रहे हैं, मतलब इनकी ब्रांचेस वगैरह जो है बहुत अच्छे से इन्होंने ग्रो करी। 15% से कहाँ 474 से बढ़ा के 1049 पे कंपनी ने बढ़ा दिया है। एम्प्लॉइज बढ़ रहे हैं, कस्टमर्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है किसी भी बैंक के अंदर बढ़ना, क्योंकि वहीं से इनको पैसा मिलता है करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट के अंदर। 7.5 लाख कस्टमर्स इनके 2018 में, और अब 46.8 लाख है, 38% से ग्रो करा है। बहुत सॉलिड ग्रोथ इन्होंने अपने कस्टमर्स के उसमें करी है सेगमेंट में। डिपॉजिट्स 50% से बढ़े हैं, बहुत सॉलिड ग्रोथ यहाँ पर भी करी है। 80,000 करोड़ के डिपॉजिट्स हैं बैंक के पास अभी। एडवांसेस बहुत अच्छे हैं, 32% से ग्रोथ यहाँ पे रही है, मतलब लोन्स वगैरह 67,000 करोड़ की इनकी लोन बुक है। हेल्दी ग्रोथ है, ऐसा नहीं है कि बहुत इन्होंने अग्रेसिवली ग्रोथ करी हो। जैसे जैसे कस्टमर्स बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे उसी अच्छे पेस के साथ इनके जो उससे कम पेस से, जबकि देखो 38% से कस्टमर बढ़ा है, 32% से इनकी लोन बुक बढ़ी है। तो अच्छा कंट्रोल्ड इन्होंने लोन दिए हैं, बैलेंस शीट हेल्दी ग्रोथ यहाँ पे दिख रही है। तो ये देख करके तो लगता है कि स्टॉक एकदम 10 ऑन 10 है, बहुत ही अच्छा स्टॉक है, ठीक है, लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से। लेकिन मार्केट ने स्टॉक को गिराया तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ इसके अंदर रेड फ्लैग्स होंगे, हमें वो ढूंढने होंगे। और वो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे सीधा। आप अगर क्वार्टरली ट्रेंड्स एंड की पैरामीटर्स पे अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जिसके ऊपर अर्निंग पर शेयर चलता है। अर्निंग पर शेयर मिलेगा तो स्टॉक का भाव बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप देखो, मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है सबसे लोएस्ट है, 375 करोड़ Q3 FY24 में किया हैगा। और पीछे के जितने भी आप साल देखोगे वहां पे इनका प्रॉफिट कम हो रहा है, जबकि कस्टमर बेस इनका बढ़ रहा है, लोन बुक इनकी बढ़ रही है, लेकिन इनकम जो है वो घट रही है, ठीक है। ग्रॉस एडवांस यील्ड 13.2%, ये भी घट गई है, यील्ड कम हो रही है। कॉस्ट ऑफ फंड इनका बढ़ रहा है, और कॉस्ट ऑफ फंड तो लगभग सभी एनबीएफसी और बैंक्स का अभी बढ़ रहा है, क्योंकि अभी हाई इंटरेस्ट रेट इन्वायरमेंट है, हाई मतलब टाइट लिक्विडिटी है। टाइट लिक्विडिटी का मतलब ये है, जो लोग पुरानी वीडियो जिन्होंने नहीं देखी है, मैंने पहले भी समझाया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इंटरेस्ट जो है अभी इंक्रीज करे हुए हैं, ताकि आपके और हमारे जैसे लोग या कॉर्पोरेट्स जो है ज़्यादा लोन लाने। अगर ज़्यादा लोन हम लोग लेंगे तो उससे खर्चा ज़्यादा होगा। तो उस चीज़ को डिस्करेज करने के लिए लोन, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, उसका इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया जाता है, ताकि मार्केट में सेल्स कम हो। सेल्स कम होगी तो इन्फ्लेशन थोड़ा कंट्रोल रहेगा, ठीक है। बहुत ही लेमन टर्म्स में आपको समझा रहा हूँ मैं, बट इसीलिए वो चीज़ की वजह से जो ऑफ कोर्स ये बैंक है, ये भी कहीं न कहीं से लोन लेता है ताकि इसके पास पैसा हो। कस्टमर्स का पैसा तो यूज़ करती है, तो इनको लेकिन अपनी कैश रिज़र्व रेशियो भी मेंटेन करना होता है। तो उसके हिसाब से इनको बाहर से भी लोन लेना पड़ता है। तो वो बाहर का जो लोन है वो 6.9% तक इनकी एवरेज बढ़ गई है। इससे इनके नेट इंटरेस्ट मार्जिन घट गए हैं, लोएस्ट आ गया मार्जिन, जबकि ज़्यादा होना चाहिए ताकि जो पैसा आप कमा रहे हो वो बढ़े उसके अंदर, बट यहाँ पे घट रहा है। तो ये दोनों ही रेड फ्लैग्स हैं। ये तीसरा रेड फ्लैग है रिटर्न ऑन एसेट का घटना, ये भी एक रेड फ्लैग है। जो कंपनी 2% पे आरओए कर रही थी 1.5% पे आ गई है, तो क्लियरली मार्केट ने उसको शॉर्ट टर्म के एंगल से करेक्शन में डाला है स्टॉक को। आरओई भी घट गया है 15.2% से 12.5%, मतलब 2% का आरओए बहुत हेल्दी आरओए है, 15% की आरओई बहुत हेल्दी आरओए है, लेकिन दोनों ही घट गए हैं। तो क्लियरली यहाँ पे मार्केट को ये चीज़ समझ नहीं आती है। और ये गिरावट जो है ना, कोई गवर्नेंस इशू की वजह से नहीं हुई है, ये गिरावट सिर्फ और सिर्फ एक करेक्शन है। करेक्शन कैसे, मैं आपको आगे बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे एयू स्मॉल फाइनेंस के अंदर इसकी प्राइस टू बुक देखोगे 3.74 की हो गई है अभी स्टॉक के गिरने के बाद। लेकिन ये प्राइस टू बुक लगा रखा है मैंने। आप देखोगे प्राइस टू बुक कहीं न कहीं 5 पॉइंट्स तक था अभी जनवरी के अंदर, ठीक है? और यहाँ से 5 के मल्टीपल से घट के 3.7 पे आया है। तो मार्केट ने इसको करेक्शन में डाला है, क्योंकि मार्केट को उम्मीद थी कि स्टॉक बहुत अच्छी ग्रोथ कर रहा है, और कर भी रहा है, नो डाउट। इनके आप ये देख सकते हो, ये रेवेन्यू जो है बहुत सिग्निफिकेंटली ग्रो कर रहा है। लेकिन जो इनके फाइनेंसिंग मार्जिन्स हैं वो ड्रॉप हो रहे हैं 11%, 10%, क्योंकि
इनकी जो एक कॉस्ट है वो बढ़ रही है। इनकी ब्रांचेज़ बढ़ रही हैं, एक तो उसकी वजह से भी इनके खर्चे वगैरह बढ़ रहे हैं, इनके एक्सपेंसेस आप देख रहे हो ना, लगभग यहाँ से देखो बढ़ते जा रहे हैं एक्सपेंसेस। खर्चे बढ़ने के साथ-साथ इनके मार्जिन घट रहे हैं, तो वो 2% मार्जिन के लिए मार्केट इसको इतनी हाई वैल्यूएशन तो नहीं देगा। प्लस इनका ईपीएस भी जो है 5.61 पे आ गया है, ये भी घट रहा है जबकि ये बढ़ना चाहिए। तो ये सभी रेड फ्लैग्स हैं और फिर ग्रॉस एनपीए बढ़ रहा है। ग्रॉस एनपीए देखो कोविड के अंदर समझ में आता है कि बैंक्स का बढ़ गया था, लेकिन अभी जो ग्रॉस एनपीए है 1.98% पे आ गया है। इन कंपैरिजन टू लास्ट 3 टू 4 क्वार्टर्स इनका एनपीए फिर से हायर साइड पे जा रहा है और एनपीए का बढ़ना मतलब कि एनपीए आपकी पॉकेट से जो है आपका प्रॉफिट निकाल के ले जाता है। जो लोग आपके लोन्स एंड एडवांसेस को पे नहीं करते हैं, वो लोग फिर जब डिफ़ॉल्ट करते हैं तो कंपनी को उसके लिए प्रोविज़न बनाना पड़ता है। फिर लॉन्ग टर्म में जब वो पे नहीं करता, तो उसको राइट ऑफ करना पड़ता है। परसेंटेज तो हम लोन के ऊपर दिखाते हैं, लेकिन कहीं न कहीं जो इम्पैक्ट आता है डायरेक्टली प्रॉफिट्स के ऊपर आता है, तो ये भी क्लियरली एक रेड फ्लैग हैगा। प्रॉफिट एंड लॉस ठीक है, आप यहाँ देख सकते हो हेल्दी है सब कुछ यहाँ पे। सीधा जो आपको फ़ोकस करना चाहिए क्योंकि बैलेंस शीट में देखो लोन-वोन आपको नज़र आएगा यहाँ पे, मैं समझा देता हूँ फिर भी एक बार। तो लोन हर बैंक की बैलेंस शीट में आपको नज़र आएगा क्योंकि बैंक जो है लोन के ऊपर ही चलता है। लोन लेते हैं, फिर आगे लोन ये लोग अपने कस्टमर्स को देते हैं, तो वो एक ठीक है। कैश इन वर्किंग कैपिटल 33 करोड़ है। ब्रांचेज़ वगैरह ओपन कर रहे होंगे उसके लिए हैगा। काफ़ी अच्छी इनकी ग्रोथ इसमें दिख रही हैगी। इन्वेस्टमेंट्स हेल्दी है 20,000 करोड़ की, जिससे इनको अदर इनकम वगैरह मिलती है। आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में वो चीज़ फ़ोकस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ठीक है? सीधा आप अगर आओगे इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो के ऊपर, तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे 25% स्टेक जो है प्रमोटर के पास है, एफआई के पास 41%, डीआई के पास 20%, पब्लिक के पास 12.63%। अगर आप ये ट्रेंड देखोगे पब्लिक का ना, तो जो वीक हैंड्स है पब्लिक, उसका स्टेक धीरे धीरे करके सब एफआई और डीआई ने खरीद लिया है। और जो प्रमोटर भी थोड़ा स्टेक जो बेचता है वो भी एफआई और डीआई खरीद लेते हैं। तो इससे आप खुद समझदार हो, आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो एफआई और डीआई है वो काफी, खास करके डीआई लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से खरीदता है, एफआई तो बेचता खरीदता रहता है जिस हिसाब से इंटरेस्ट रेट साइकिल वगैरह चलती है। बट नेट नेट समझने वाली चीज़ ये है, अगर ये लोग खरीद रहे हैं तो ऑफ कोर्स बैंक में दम तो है और वो हमने देख भी लिया किस हिसाब से इनकी ग्रोथ वगैरह हो रही है। प्लस थोड़ी बहुत गिरावट आपको इसके अंदर अभी जो मार्च वाला नंबर आएगा थोड़ा कम दिखेगा क्योंकि इतनी गिरावट अगर हुई है तो एफआई डीआई बेच भी रहा होगा। बट डेफिनेटली एफआई डीआई दोबारा से कब खरीदेगा हमें पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए ये यहाँ से एक अच्छी इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो यहाँ पे नजर आता है। बात करते हैं इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल की, और कॉन्फ्रेंस कॉल में ये इनकी लेटेस्ट कॉन्फ्रेंस कॉल है। अभी जनवरी के अंदर रिजल्ट आया था, फिर कॉन्फ्रेंस कॉल हुई और अभी इन्होंने ये, तो आप सीधा अगर नोटिस करोगे यहाँ पे कंपनी को जो है एडी 1 लाइसेंस मिला है। एडी 1 लाइसेंस का मतलब ये होता है अब बैंक जो है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर डील कर सकता हैगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको नोट करनी चाहिए। एडी 1 लाइसेंस कैटेगरी के अंदर अभी आ गए हैं। प्लस इनको जो है मर्जर हो रहा है इनका फिनकेयर के साथ में। तो फिनकेयर के साथ में अगर इनका मर्जर होता है, फिनकेयर एक माइक्रो फाइनेंस कंपनी है इनकी, और माइक्रो फाइनेंस के अंदर ये लोग, इनका पूरा फोकस है अपनी लोन बुक को 10% तक लेकर के जाने का। मतलब अगर ये 100% लोन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर, तो इनका फोकस हैगा जो 10% लोन ये करेंगे वो माइक्रो फाइनेंस मतलब छोटे लोन्स करेंगे जिसमें इनको यील्ड बहुत अच्छा मिलेगा। मतलब जैसे पर्सनल लोन करते हैं तो 18% कमाते हैं उसके अंदर ये लोग, ठीक है? जो ऑटो लोन करते हैं 14% उसके अंदर है, तो इसलिए माइक्रो फाइनेंस पे इनका फोकस हैगा। अपने प्रोडक्ट कैटेगरी को ये लोग बढ़ाना चाहते हैंगे और इनका फोकस हैगा काफ़ी जो है अच्छी लोन बुक, मतलब एनपीएस वगैरह ना बढ़े, काफ़ी एग्रेसिवली ये लोग ग्रो नहीं करना चाहते हैं। इनका फोकस ये है कि जैसे-जैसे कस्टमर बेस बढ़ रहा है, जैसे-जैसे इनकी बुक्स बढ़ रही है, वैसे-वैसे लोन बुक मतलब बढ़े, ज़्यादा मार्केट से लोन ना इनको उठाना पड़े। ओवर लेवरेज ना करें क्योंकि ओवर लेवरेज किसी भी बैंक के लिए ठीक चीज़ नहीं होती। आप कभी भी किसी भी बैंक को अगर आप एनालाइज़ कर रहे हो तो उसकी लोन बुक्स को ज़रूर देखो, क्योंकि अगर वो गलत लोन दे रहा है तो इसका मतलब वो बहुत एग्रेसिवली ग्रो कर रहा है, और एग्रेसिव ग्रोथ जो होती है ना आगे जाके बैंक को डुबा देती है। क्योंकि गलत लोन आगे जाके एनपीए में कन्वर्ट होते हैं और एनपीए सीधा प्रॉफिट को खाता है। प्रॉफिट जैसे ही खत्म होता है वैसे ही जो उसकी बुक की जो वैल्यू होती है वो घटने लग जाती है। तो ये एक सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे कंपनी सिक्योरिटाइज़ेशन कर रही है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सिक्योरिटाइज़ेशन का मतलब ये होता है कि जो ये अपने सोर्स ऑफ फंड्स को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, जैसे कि बॉन्ड से पैसे उठाएँगे, डिबेंचर से पैसे उठाएँगे, ताकि जो इनकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग्स है, जो हमने यहाँ स्लाइड में देखी थी, ये कॉस्ट ऑफ फंड है, ये 6.9 से घट करके नीचे की तरफ आ सके, इनको बेनिफिट मिल सके। डिपॉजिट लेट फ्रेंचाइज़ी बनना चाहते हैं। डिपॉजिट लेट का मतलब है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। करंट अकाउंट से पैसा मिलता है तो वो ज़्यादा उसपे इंटरेस्ट इंटरेस्ट देना नहीं पड़ता। सेविंग्स अकाउंट पे भी सेम चीज़ है। तो फोकस है डिपॉजिट्स ज़्यादा से ज़्यादा मिले। 80,000 करोड़ के डिपॉजिट ऑलरेडी इन पे काफ़ी हेल्दी हैं, और आगे भी फोकस रहेगा कि और ज़्यादा डिपॉजिट अपने कस्टमर से लिए जाएँ, ताकि इनको ज़्यादा मार्केट से पैसा ना उठाना पड़े। मतलब कस्टमर के पैसे से ही बैंक अच्छे से और चल सके। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इनके स्लिपेजेस जो हैं बढ़ गए हैं। स्लिपेजेस मतलब लास्ट 3 मंथ्स के अंदर जो कस्टमर्स हैं उन्होंने पैसा-वैसा जो उनको वापस नहीं किया हैगा, तो 350 करोड़ पे था पिछले क्वार्टर में, वो भी 403 करोड़ पे आ गया है। मतलब 3 महीने में जो लोग डिफ़ॉल्ट वगैरह कर रहे हैं। तो ये बढ़ना ऑफ कोर्स एक रेड फ्लैग है, लेकिन बैंक का कहना है कि ये इसको कहीं न कहीं मैनेज कर लेंगे। इनको आगे ज़्यादा कोई मतलब कोई वार्निंग सिग्नल्स इसमें नज़र नहीं आते हैं। और एक और इंपॉर्टेंट चीज़ उन्होंने बात करी है वो है इनकी कॉस्ट टू एक्विजिशन, जो ये लोग कस्टमर को एक्वायर करते हैं अपने क्रेडिट कार्ड बिज़नेस के लिए, ठीक है? जो क्रेडिट कार्ड इनका बिज़नेस हैगा, उस पे इनका काफ़ी ज़्यादा फोकस हैगा। वो इसीलिए
क्योंकि आगे जाके उस जो इनके क्रेडिट कार्ड के कस्टमर्स होंगे उनको ये लोग क्रॉस सेल और अपसेल कर पाएँगे अपने बाकी प्रोडक्ट्स को, उनको म्यूचुअल फंड्स बेचना, ठीक है, होम लोन, ऑटो लोन, डिफरेंट टाइप के लोन को पुश करना, कस्टमर फिक्स्ड डिपॉज़िट्स वगैरह करवाना। तो इसीलिए जो इनके जो क्रेडिट कार्ड है वो भी इतना प्रॉफिटेबल नहीं है, वो भी क्लियरली काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन्स उसके ऊपर पूछे जा रहे थे रेड फ्लैग की तरह। लेकिन बैंक ने यही बोला है कि आप लॉन्ग टर्म के साथ अगर देखोगे तो हम डेफिनिटली उसको ग्रो करेंगे। हमारा क्लियरली फोकस है क्योंकि हम एक रिटेल बुक बना रहे हैं। रिटेल बुक का मतलब ये होता है हर चीज़ जो भी एक रिटेल कस्टमर को एक बैंक में चाहिए होती है, वो हर एक चीज़ हम लोग डाल रहे हैं इसके अंदर और उसको ग्रो करने के लिए पूरी तरीके से अग्रेसिवली अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं। तो ऑफ कोर्स देखो ये सारी चीज़ें ना ओवरनाइट तो होती नहीं है। माइक्रो फाइनेंस बुक को बनाना, क्रेडिट कार्ड बिज़नेस को बनाना, जो बैंक इतने अच्छे से ग्रो कर रहा है उसके ऊपर थोड़ा-सा आपको भरोसा भी रखना पड़ेगा, ठीक है? मैनेजमेंट के ऊपर आपको भरोसा रखना पड़ेगा क्योंकि जब आप इस कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ोगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि नहीं यार ये जो बंदे जो बात कर रहे हैं उसमें कुछ ना कुछ सेंस तो है, ठीक है? 25-26% से इनकी लोन बुक जो है ग्रो हो रही है। ये क्वेश्चन में है लेकिन कहीं न कहीं आंसर में भी सेम चीज़ उन्होंने बताई हैगी। तो नेट-नेट यही सारी चीज़ें हैंगी इसके अंदर। पॉज़िटिव चीज़ें इसमें यही है कि बैंक क्रेडिट कार्ड बिज़नेस पे फ़ोकस कर रहा है, बैंक अपने माइक्रो फाइनेंस पे फ़ोकस कर रहा है, एडी-1 लाइसेंस मिल गया है, मर्जर इनका होने वाला है, कस्टमर एक्विज़िशन पे इनका फ़ोकस हैगा, इनका फ़ोकस अपनी कासा बुक, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट बुक को इंक्रीज़ करने में हैगा और लोन्स को काफ़ी सिंसियरली आगे कस्टमर्स को देने में है, अपने लोन बुक को, अपने एडवांसेस को, एसेट क्वालिटी को मेंटेन करने में है। यही सब पॉइंट्स हैंगे, अगर आपको ये सब चीज़ें समझ में आती हैं, आप कोई बैंक 5-10 से 10 साल के लिए अगर आप होल्ड करना चाहते हो, तो आप डेफ़िनेटली इस बैंक को कंसिडर कर सकते हो। मेरी तरफ से कोई भी एनकरेजमेंट नहीं है। कंपनी मुझे अच्छी लगती है, ठीक है? इनके मैनेजमेंट प्रमोटर को अगर आप सर्च करोगे गूगल पे जाकर क्योंकि काफ़ी सारे बैंक हैं जिनके प्रमोटर के बारे में बहुत बात है, जैसे कि आईडीएफसी फर्स्ट, मिस्टर वैद्यनाथन की वजह से काफ़ी उसको एक पॉजिटिव आउटलुक मिलता है क्योंकि उनका पुराना अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है। इसमें भी मिस्टर संजय अग्रवाल हैं, अगर आप उनको सर्च करोगे, तो उनके बारे में आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता लगेगी। उनका एजुकेशन बैकग्राउंड काफ़ी सॉलिड है, उनका एक्सपीरियंस इंडस्ट्री का काफ़ी अच्छा है और मैं आपको कोई स्कीम नहीं बेच रहा हूँ कि नहीं आप ये स्टॉक जाके खरीद लो। कोई स्कीम नहीं है मेरी तरफ से करोड़पति बनने की, ऐसा कुछ नहीं है। ये एक बैंक है जो अच्छे पेस पे ग्रो कर रहा है। आपको यहाँ पे वैल्यूएशन मुझे लगता है अब थोड़ी-सी सस्ती हो जाएगी, थोड़ा-सा और गिरना चाहिए। ये 3.74 के ऊपर अभी भी महँगा है क्योंकि इसका रिटर्न ऑन एसेट जो है 1.79 यहाँ दिख रहा है, लेकिन ये कम हो गया है, ठीक है? अभी इससे भी कम हो गया है ये। तो इसीलिए ये चीज़ के अकॉर्डिंगली स्टॉक जो है कहीं न कहीं थोड़ा-सा मुझे लगता है इस सपोर्ट लाइन पे आपको अगर आता हुआ दिखे मतलब 32% की ग्रोथ अपने टॉप से अगर हो जाए, तो ये काफ़ी अच्छा लेवल है। किसी को अगर लॉन्ग टर्म के लिए स्टॉक खरीदना है तो आप यहाँ पे स्टैगर्ड वे में बाय कर सकते हो। स्टैगर्ड वे का मतलब ये होता है कि अगर आपको इसमें 100 स्टॉक खरीदने हैं, तो पहले आप इसमें 40 खरीदो, थोड़ा-सा और गिर जाए तो फिर 10-20 और खरीद लो और गिर जाए तो और खरीद लो, धीरे-धीरे करके खरीदो लेकिन, ठीक है? अग्रेसिवली एक साथ बाय नहीं करना क्योंकि हो सकता है कि स्टॉक नीचे आ जाए, आपका एवरेज खराब हो जाए, पहली चीज़। काफ़ी लोग पूछते हैं कि सपोर्ट लेवल क्या है? तो सपोर्ट लेवल मैं आपको ऐसे ही बता देता हूँ। पहला सपोर्ट तो देखो 500 कहीं न कहीं 80 के आस-पास है जो कि 200 डे मूविंग एवरेज की यहाँ पे लाइन है। अगर यहाँ रुक गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर यहाँ नहीं रुका स्टॉक थोड़ा-सा वीक हुआ, तो कहीं न कहीं आपको 540 के लेवल्स में दिख जाएँगे। 540, 550 की रेंज में कहीं न कहीं स्टॉक आएगा और थोड़ा-सा और नेगेटिव अगर सेंटिमेंट्स हुए, तो ये सीधा आपको नज़र आएगा यहाँ से गिरते-गिरते 470 के लेवल पे और मुझे नहीं लगता कि 470 तक का भाव आएगा क्योंकि तब तक मुझे लगता है आगे रेट कट भी होने हैं। रेट कट होगा तो इनकी कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होंगी और बहुत सारी चीज़ें हैं जो क बैंक पॉजिटिवली कर रहा है, कस्टमर्स वगैरह एक्वायर एक्वायर करना। तो सिर्फ़ और सिर्फ़ ये गिरावट गवर्नेंस इश्यू की वजह से नहीं है, मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ़ एक करेक्शन है मार्केट का क्योंकि मार्केट ने इसको काफ़ी अच्छा एक वैल्यूएशन, हेवी वैल्यूएशन दिया था, तो वहाँ से ये नीचे आ रहा है बस। किसी को अगर नीचे के भाव में स्टॉक मिल रहा है, अगर आप लॉन्ग टर्म 10 साल के लिए होल्ड कर सकते हो, 5 साल के लिए कोई बैंक देख रहे हो, तो डेफ़िनिटली आप इसको कंसिडर कर सकते हो। मुझे पता है क्वेश्चन कमेंट में ज़रूर आएगा कि आईडीएफसी फर्स्ट से ये बैंक बेटर है कि नहीं है? तो मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक देखा नहीं है, मुझे उसका बिल्कुल उसकी जो प्रेज़ेंटेशंस वगैरह है, उसकी कॉन्फ्रेंस कॉल वगैरह मैंने पढ़ी नहीं है अभी तक, तो मुझे उसका कोई आइडिया नहीं है। मैं उसको ज़रूर एक बार चेक करूँगा, तो आगे फ्यूचर में अगर आप कमेंट करोगे आईडीएफसी के ऊपर अच्छा मुझे हेवी कमेंट्स उसके ऊपर मिलेंगे, तो डेफ़िनिटली मैं उसको फ्यूचर में आगे कवर कर दूँगा आप लोगों के साथ। तो नेट-नेट यही है पूरा एनालिसिस एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के ऊपर। आपका कोई भी क्वेश्चन हो इस स्टॉक से रिलेटेड, तो आप ज़रूर कमेंट में लिख के हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। आपको वीडियो के अंदर अगर वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिली हो, तो प्लीज़ कमेंट के अंदर आप वैल्यूएबल लिख सकते हैं, हेल्पफुल लिख सकते हैं, इन्फॉर्मेटिव लिख सकते हैं। उससे मुझे पता लगेगा कि हाँ, आप लोगों तक कंटेंट पहुँच रहा है, आपको समझ आ रहा है। और अगर चैनल पे नए हैं तो आप ये सारी वीडियोज़ भी देख सकते हैं, काफ़ी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने ज़ोमैटो पे एक कैसे टर्न अराउंड कंपनीज़ काम करती हैं, कैसे ज़ोमैटो टर्न अराउंड कर रहा है, इसका स्टॉक इतना चल क्यों रहा है। रेडगिन ट्रैवल क्वार्टर 3 का रिज़ल्ट 80% ग्रोथ के साथ, ई-मुद्रा 50% ग्रोथ के साथ आया हैगा। ठीक है, सभी कंपनीज़ मैंने बहुत डिटेल में कवर करी हुई हैं। आप इन सभी वीडियोज़ को देख सकते हो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।